कहानी की शुरुआत में हम हमारे ड्रामा की दोनों फीमेल लीड्स को देखते हैं जो माँ और बेटी थी। माँ का नाम जियान होता है और बेटी का नाम ह्योरी। यहाँ वो दोनों हॉस्पिटल आई हुई थी और डॉक्टर उन दोनों को बता रहे थे कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसे सर्जरी करके रिमूव करना होगा। जबकि हमें यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया था कि उन दोनों में से आखिर ट्यूमर है किसे। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां हम जियान को देखते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर होती है। वो एक सिंगल मदर है और अपनी बेटी ह्योरी को एक अच्छी लाइफ देने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है। रात में वो अपनी टीम के साथ टीम डिनर पर जाती है, जहां उनके साथ कंपनी के सीईओ भी थे और वो सब बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जियान ह्योरी को कॉल करती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे आकर पिक कर सकती हो, लेकिन ह्योरी ये कहते हुए कॉल कट कर देती है कि आप टैक्सी लेकर खुद आ जाओ। इसके बाद वो सब लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ सब लोग सीईओ की तारीफ कर रहे थे। तभी वहां पर ह्योरी जियान को पिक करने के लिए आती है, तो सीईओ उससे पूछने लगते हैं कि ये कौन है। जियान बताती है कि ये मेरी बेटी है और अभी भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। ये सुनकर वो सीईओ नशे की हालत में ह्योरी की तारीफ करने लगता है, लेकिन ह्योरी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर के बाहर आकर ह्योरी गुस्से से कार से उतरती है और जियान से कहने लगती है कि आप इस तरह से क्यों रहती हो। जियान कहती है कि तुम क्यों पूछ रही हो, जिस पर ह्योरी कहने लगती है कि मुझे डर लगता है कहीं मैं आपकी तरह जिंदगी न जीऊं। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। अगले दिन जियान जब सो रही थी, तब उसके फोन पर किसी चीफ बैंक की कॉल आती है। फोन की आवाज से जियान उठ जाती है और तुरंत फोन उठा लेती है। चीफ बैंक उसे कहने लगते हैं कि मैनेजर जियान, आप मुझे माफ कर दो, लेकिन अभी मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता। जियान उससे कह रही होती है कि माफी मत मांगो, बस मुझे मेरे 30 मिलियन वॉन वापस लौटा दो, मुझे ह्योरी की ट्यूशन फीस देनी है और तुम्हें तो मेरी सिचुएशन पता है ना। लेकिन पूरी बात सुने बिना ही चीफ बैंक कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर जा रही थी, तभी उसकी नजर ह्योरी पर पड़ती है जो अभी भी तैयार हो रही थी। उसे देखकर जियान उसे सुनाते हुए कहने लगती है कि मैं कल रात पूरी तरीके से नशे में थी, लेकिन फिर भी टाइम पर उठकर तैयार हो गई। तभी होरी उठकर दरवाजे के पास आती है और उससे कहने लगती है कि आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढना मत। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। जियान को भी ये सब मजाक लगता है, इसलिए वो उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में जियान कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है, जहाँ एक आदमी आकर उसे बताता है कि लोहे की रोड्स काउंटिंग करने पर लिस्ट से मैच नहीं हो रहे। आज भी हम लोग शॉक्ड हो गए जब हमने काउंटिंग की। इसके बाद जियान वो रिपोर्ट लेकर हेडक्वार्टर आती है और वो रिपोर्ट सीईओ को दिखाती है, जहां वो उल्टा उसी पर भड़कते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें तो उस चोर को पकड़ लेना चाहिए था। जियान कहने लगती है कि मैंने वर्क साइट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और अंदर बाहर कैमरे भी लगवा दिए हैं ताकि नुकसान ना हो। तभी सीईओ का असिस्टेंट कहने लगता है कि सर, हमें पुराने मैनेजर जैंग से इस बारे में पूछना चाहिए, इसे तो यहाँ पर आए हुए 1 महीना ही हुआ है। जिस पर सीईओ कहने लगता है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो क्या, जब भी देखो तुम इसे डिफेंड करते रहते हो। जियान उसे मना कर देती है और कहने लगती है कि सर, मैं जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ लूंगी। वहीं दूसरी तरफ ह्योरी और एक लड़का अपने सीनियर डॉक्टर को चार्ट दिखाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उस लड़के को बुली करने लगता है। वो लड़का सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, तभी डॉक्टर की नजर ह्योरी पर पड़ती है जो कि वहीं पर खड़ी थी। उसे देखकर डॉक्टर कहने लगता है कि तुम अभी भी यहीं पर खड़ी हो, तुम वही हो ना जो ऑपरेशन थिएटर में बेहोश हो गई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो डॉक्टर बनना ही क्यों है। उसकी बातें सुनकर ह्योरी क्लैप करने लगती है और फिर उसकी हर एक बात का अच्छे से जवाब देती है, जिसे सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है और वो लड़का जो बुली हो रहा था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ह्योरी लोकर से अपना सारा सामान उठाती है और अपना कोट डस्टबिन में डालकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियान अपनी दोस्त योंग योंग से बात कर रही थी। तभी उसे जनरल मैनेजर की कॉल आती है, इसलिए उसे किसी काम के लिए वहां से जाना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए जियान ह्योरी की मेडिकल कॉलेज फोन करती है और उनसे पूछने लगती है कि मैं सेकेंड सेमेस्टर की ट्यूशन फीस कब तक पे कर सकती हूँ। लेकिन उसे कॉलेज से पता चलता है कि ह्योरी ने ड्रॉप आउट रिक्वेस्ट सबमिट की है, जिसे सुनकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ह्योरी को कॉल करती है। वही ह्योरी जो अपनी बेस्ट फ्रेंड सूप के साथ कैंपर वैन में बैठकर कहीं जा रही थी, पहले तो वो जियान की कॉल को इग्नोर करती है, लेकिन काफी बार करने के बाद वो कॉल रिसीव कर लेती है। कॉल रिसीव करते ही जियान गुस्से में जोर से चीखते हुए कहने लगती है कि तुमने ड्रॉप आउट क्यों किया। तो ह्योरी उससे कहने लगती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था मेडिकल कॉलेज मेरे लिए नहीं है, मैं अभी तक आपके कहने से सब कुछ कर रही थी, इसलिए अब मैं रुकना चाहती हूँ, मैं घर से भाग गई हूँ, इसलिए अब आप मेरे पीछे मत आना और ना ही मुझे कॉल करना। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और उसके नंबर को भी ब्लॉक कर देती है। उसकी बातें सुनकर सूख ह्योरी से पूछने लगती है कि तुम घर छोड़कर भागी हो, इसका यही मतलब है ना तुम घूमने के लिए निकली हो।
जिस पर ह्योरी कहने लगती है कि नहीं, मैं घर से भाग गई हूँ और अब वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सूक हैरानी से कहने लगती है कि मतलब मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा बन गई हूँ। अब तो मैं तुम्हारी मॉम के निशाने पर हूँ। तभी उसके फोन पर भी जियान की कॉल आने लगती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और फोन कट कर देती है। वो ह्योरी से आगे कहने लगती है कि अगर तुम्हें भाग नहीं था तो अकेली भागती, मुझे तुमने इस सब में शामिल क्यों किया। हियोरी उसे शांत करते हुए उसे उसकी साइड में समुंदर देखने के लिए कहती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों बीच पर जाकर काफी ज्यादा एंजॉय करती हैं। जियान घर आकर कॉल पर सारी बात सियोन योंग को बताती है, जिस पर सियोन योंग उससे कहने लगती है कि एक बार उसके कॉलेज चलकर बात करते हैं, क्या पता वो रिक्वेस्ट कैंसिल कर दे। बात करते-करते जियान के पेट में दर्द होने लगता है तो सियोन योंग उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हॉस्पिटल जाकर चेकअप करा लो, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। अगले दिन जियान को ह्योरी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसके अकाउंट पर 3 लाख वॉन सेंड करती है। लेकिन पैसे उसके अकाउंट में नहीं जाते और उसके फोन पर एक एरर का मैसेज आता है, जिसे वो दिखाने के लिए बैंक जाती है, जहाँ पर एक लड़की उसे बताती है कि आपकी बेटी का अकाउंट कल मैंने ही बंद किया था और उसमें जितने भी फंड्स थे वो उसने विथड्रॉ कर लिए थे। उधर ह्योरी और सो के एक विलेज में आर्किटेक्चर स्टूडियो देखने के लिए जाती हैं। जब वो स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो देखती हैं कि दरवाज़ा लॉक्ड होता है, इसलिए वो दोनों विंडो से ही अंदर देखने लगती हैं। इसके बाद वो दोनों विलेज के अंदर जाने लगती है तो सू ह्योरी से पूछने लगती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आना चाहती थी? तुमने तो कहा था तुम यहाँ पर पहले कभी नहीं आई। जिस पर ह्योरी कहने लगती है कि बस मैं अपनी किस्मत को फेस करना चाहती हूँ। इतना कहते ही उनकी वैन से धुआं निकलने लगता है और वो बंद हो जाती है। धुएं को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती है और दूर जाकर खड़ी हो जाती है। हियोरी का फोन वैन में ही रह जाता है, जिसे वो लेने के लिए जाने लगती है तो सूक उसे रोकते हुए कहने लगती है कि क्या तुमने मूवीज में नहीं देखा, धुआं निकलने के बाद गाड़ियां फट जाती है, तुम्हें मरना है क्या। हियोरी उसे कहने लगती है कि क्या हम इंश्योरेंस वालों को कॉल करें। जिस पर सूक कहने लगती है कि डैड ने मुझे मॉम से छिपकर वैन दी है, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे मार डालेंगी। तभी उन दोनों को किसी की आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो दोनों डर जाती हैं। तभी वो देखती है कि झाड़ियों में से 3 लोग बाहर आते हैं और उनमें से एक लेडी, जिसका नाम मिमी था, वो वैन को चेक करने लगती है। फिर वो किसी लड़के को कॉल करती है और उससे कहती है कि जल्दी से अपने डैड को अपने साथ लेकर आओ, ऐसा 10 सालों में पहली बार हुआ है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो लोग उन दोनों के लिए खाना लेकर आते हैं और खाने से पहले सूक सब लोगों की फोटोज क्लिक करने लगती है। उधर जियान और सियोन योंग कॉलेज से बाहर आ रही होती हैं, जहाँ जियान बहुत ज्यादा परेशान थी और सियोन योंग उसे समझाते हुए कह रही थी कि हमें ह्योरी को ढूंढना है तो बिल्कुल उसी की तरह सोचना होगा। उसने अपना फ़ोन ऑन किया होगा और इस तरह से फ़ोटोज़ क्लिक की होंगी और फिर इंस्टाग्राम ओपन किया होगा। जैसे ही सियोन योंग इंस्टाग्राम ओपन करती है तो हैरानी से देखती है कि सूक ने कुछ ही मिनट्स पहले एक फ़ोटो पोस्ट की होती है। उसे देखकर सियोन योंग कहने लगती है कि मैंने ह्योरी को ढूँढ लिया। वो दोनों उस फ़ोटो को ज़ूम करके देखती है, जिसमें उन्हें मिमी के स्टोर के होर्डिंग पर पूरा एड्रेस लिखा हुआ मिल जाता है। उसे देखकर पहले तो वो दोनों बहुत खुश होती हैं और उन दोनों को लेने के लिए चली जाती हैं। उधर वो दोनों खाना एंजॉय कर रही थी और खाने की तारीफ कर रही थी, जिस पर मिमी कहने लगती है कि विलेज लीडर के घर का खाना काफी ज्यादा फेमस है। हियोरी एक आदमी को देखकर कहने लगती है कि क्या आप विलेज लीडर हो। तभी एक लेडी, जिसका नाम आईजैंग था, वो कहने लगती है कि नहीं, ये तो बस एक विलेजर है, विलेजर लीडर तो मैं हूँ, जबकि वो आदमी आईजैंग का हस्बैंड ही होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जिसका नाम तायो होता है। वो मिमी से कहने लगता है कि आपको बॉह्योन बुला रहा है। मिमी पूछती है कि क्या मिस्टर रियो भी आए हैं। तायो कहता है कि हाँ, वो दोनों साथ में हैं और आप लोगों का वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो सब लोग वैन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर रियो और बॉह्योन वैन को चेक कर रहे थे। मिमी हियोरी से कहने लगती है कि मिस्टर रियो आर्किटेक्चर स्टूडियो के ऑनर है और उनके साथ टकराव तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो वो तुम्हें ही अपसेट कर देंगे। मिमी मिस्टर रियो से पूछने लगती है कि आखिर इसमें क्या हुआ है, जिस पर मिस्टर रियो कहने लगते हैं कि आपने हमें क्यों कॉल की थी। आईजन का हस्बैंड कहने लगता है कि इन लड़कियों की वैन खराब हो गई है और ये अब कहीं नहीं जा सकती। बॉय उन्हें बताता है कि तुम्हारी वैन में शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसे ठीक करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम अभी इसे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो पार्ट नहीं है, इसलिए तुम लोग इंश्योरेंस वालों को कॉल कर लो। सू कहने लगती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर रियो कहने लगता है कि तुमने वैन चुराई है ना। हाईजैंग का हस्बैंड कहने लगता है कि ये इन्होंने चुराई नहीं है, बस अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से इंश्योरेंस वालों को कॉल नहीं कर रही। तायो भी कहने लगता है कि एक काम करते हैं, हम वैन को ह्यून के यार्ड तक ले जाएंगे और वो ह्योन इसे कल फिक्स कर देगा।
जिस पर रियो कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाओ और मेरा यार्ड कोई पब्लिक प्लेस तो नहीं है। मैं अजनबियों को वहां नहीं आने देता। हियोरी भी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हम भी अजनबियों से मदद नहीं लेते, आप हमें पब्लिक पार्किंग लॉट बता दीजिए कहाँ पर है। आईजन कहने लगती है कि सारी खाली फील्ड बेसिकली पब्लिक पार्किंग लॉट्स ही है। तायो भी कहता है कि लेकिन रात में तो खाली फील्ड्स कुत्तों से भर जाता है और कभी-कभी तो वहां पर रात में बोर भी आ जाते हैं। ये सुनकर वो दोनों डर जाती है तो सू ह्योरी से कहने लगती है कि एक बार उनसे बात तो करके देखो। ह्योरी रियो से कहने लगती है कि क्या आपको सच में लगता है हम अभी भी एक दूसरे को नहीं जानते? जिस पर रियो कहता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सो कहने लगती है कि आप हिस्ट्री चेक कर लो, इस कंट्री में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस पर रियो कहने लगता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं तो अपने इन लॉज को भी नहीं जानता। मिमी बोह्योन से कहने लगती है कि वैसे तुम्हें अपने खेतों में मदद चाहिए थी ना, और ये दोनों मुझे टॉप क्वालिटी की वर्कर्स लगती है। मिमी और उन सबके इंसिस्ट करने के बाद बोह्योन मान जाता है और कहने लगता है कि अभी के लिए हम इसे हमारे फ्रंट यार्ड में पार्क कर देते हैं, कल सुबह मैं शहर से पार्ट लाकर इसे फिक्स कर दूंगा। इसके बाद वो उस वैन को बोह्योन और रियो के फ्रंट यार्ड में पार्क कर देते हैं। उधर जियान और सियोनयोंग भी विलेज आ जाती है और आईजोंग के हस्बैंड को फोटो दिखाकर ह्योरी के बारे में पूछती है। उधर ह्योरी और सुक रामेन बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां पर जियान आ जाती है और ह्योरी से बैग पैक करने के लिए कहती है। ह्योरी उसे कहने लगती है कि मैंने पहले ही कह दिया था मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सूक तो डर कर तुरंत अपना बैग पैक करने के लिए वैन में चली जाती है और उसके पीछे सियोनयोंग भी अंदर चली जाती है। जियान ह्योरी से पूछने लगती है कि तुमने ड्रॉप आउट क्यों किया, उस कॉलेज में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है, तुम ये बात अच्छे से जानती हो। ह्योरी भी कहने लगती है कि मैंने आपसे कहा था मेडिकल कॉलेज मेरे लिए नहीं है, आपको पता भी है मैंने वहां पर किस तरह से मैनेज किया है। आपने मेरा ख़्याल रखा, मुझे पाला है, इसलिए मेरी लाइफ़ आपकी नहीं है। जियान उससे कहने लगती है कि सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, फिर तुम्हें क्या हो गया? तभी सियोनयोंग वैन से बाहर आकर कहने लगती है कि ये नहीं जा सकती, इनकी कैंपिंग वैन खराब हो गई है। हियोरी उससे कहने लगती है कि आंटी आप सूप को लेकर जाइए, मुझे मॉम को कुछ बताना है। इसके बाद हियोरी और जियान एक जगह बात करने के लिए बैठ जाती है, जहाँ हियोरी जियान से कहने लगती है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। जियान को मजाक लगता है और वो उसकी पीठ पर मारते हुए कहने लगती है कि तुम पागल हो गई हो क्या जो इस तरह की बकवास कर रही हो। लेकिन जब वो हियोरी को एकदम सीरियस देखती है तो उसे उसकी बात पर यकीन आ जाता है। वो रोते हुए पूछने लगती है कि क्या ये सच है, तुम्हें ये कब पता चला? हियोरी एकदम चुप रहती है तो जियान उसे दिलासा देते हुए कहने लगती है कि हम लोग एक अच्छे हॉस्पिटल चलते हैं, आजकल मेडिकल में सब कुछ पॉसिबल है। इसके बाद वो दोनों वापस सियोल आने लगती है, जहाँ वो दोनों पूरे रास्ते एकदम चुप थी। और फिर हमें हॉस्पिटल का वो सीन दिखाया जाता है जो हमें कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। हॉस्पिटल से बाहर आकर जियान उससे पूछने लगती है कि क्या यही तुम्हारी भागने की वजह थी? हियोरी उससे कहने लगती है कि मैं शुरू से ही एक टेंशन वाली लाइफ जीती आई हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती, एक बोरिंग लाइफ जीकर यूं ही मर जाऊं। जियान इमोशनल होते हुए कहने लगती है कि तुमसे किसने कहा तुम मरने वाली हो, हम किसी दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे। हियोरी उससे कहने लगती है कि बस मैं कुछ दिन उस विलेज में रहना चाहती हूँ और कुछ दिन के बाद सियोल वापस आ जाऊंगी। आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे अकेला रहने दीजिए। ये कहकर वो टैक्सी लेकर उसी विलेज वापस जाने लगती है। घर आकर जियान सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो घर की साफ सफाई भी करने लगती है। फिर वो सियोनयोंग को कॉल करती है, जिसके बाद सियोनयोंग वहीं आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे इस टाइम क्यों कॉल की। जियान उसे ह्योरी के बारे में सब कुछ बता देती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।